एंड 1369 मदर टंग। ओके, ये ओके। सेंसस से बता रहा हूँ। ठीक है। 121 लैंग्वेजेस एंड 1369 मदर टंग। वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेस कितना? 22। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेस 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ये आपने लिखा। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए सोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी व्हेन डेमोक्रेटिकली अकोमोडेटेड, मतलब इसने क्या किया है जो आपने बताया कि लार्जली स्ट्रेंथन इंडियाज यूनिटी। ठीक है, आपने भी यही बोला। हम्म। उसके बाद हाउ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज स्ट्रेंथन द इंडियन यूनिटी, ये बताओ। हाउ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज, पहले से वेडिंग तैयार रखना। हाँ, स्ट्रेंथन इंडियन यूनिटी, बताओ। मेरा पहला वो, हाँ, क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन है अकोमोडेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। कौन सा एक्ट था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956। तो इसने क्या किया, इसने रिकॉग्नाइज किया बाउंड्रीज प्राइमरीली ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या रहा? डेक्लाइन इन सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। ठीक है, अगर वो जो पोटी श्री रामुलू थे जिन्होंने 1953 में जिन्होंने भूख हड़ताल में जो बैठे थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये था कि इंस्टेबिलिटी काफी बढ़ गई थी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बढ़ गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। लेकिन हाँ, एक्ट आया, एक्ट के बाद एक चीज यहाँ को देखने मिली कि डेक्लाइन इन सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड राइज इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल में आप लिख दो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इज 1953, रिड्यूस टू वायलेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, ओके। हाँ भैया। तो इवन पोस्ट 1956 आप देखोगे ना, इंडिया ने कोई भी ऐसा लिंग्विस्टिक सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं देखा है, लाइक और जो ग्लोबली काफी मल्टीलिंगुअल स्टेट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपने दिया, उसे हमने पूरे अपने फैक्ट और एग्जांपल्स के साथ बैक किया। ओके, दूसरा बताओ। कल्चर प्रिजर्वेशन या कल्चर प्लूरिज्म। कल्चरल इंटीग्रेशन ना? हम्म। कल्चरल इंटीग्रेशन थ्रू किस चीज से? यूनिटी इन, डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे? आप कुछ बताओ इसके अंदर। मतलब लैंग्वेज बेसिस पे लिटरेचर डेवलप हुई, एजुकेशन में मीडियम सिलेक्ट हुआ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। बहुत बढ़िया। मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ने स्ट्रेंथन किस चीज को किया? कल्चरल प्लूरलिज्म। ठीक है, रेदर देन यूनिफॉर्मिटी। आप एग्जांपल में लिख लो, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हुआ? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ट्रांसलेशन ऑफ लॉज, जजमेंट एंड लिटरेचर। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आज ट्रांसलेट होते हैं, एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर ट्रांसलेटेड इनटू ऑल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। वो क्या प्रमोट कर रहा है? इंक्लूसिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल हर एक में डालना, हर एक पॉइंट को बैक करने के लिए, चाहे आप लिखो ना लिखो। थर्ड पॉइंट बताओ कोई। हम्म या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूसिवनेस।
क्या लिख सकता हूँ इसमें मतलब? मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, क्योंकि लिंग्विस्ट मतलब उसी लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज तो उसी में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ा, मतलब वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें आया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब में। फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ। हाँ, वो मैंने अलग पॉइंट लिखा था। अच्छा। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, तो वही तो हुआ ना फेडरलिज्म। हाँ, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आ गया, वो गवर्नेंस पे भी और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। हाँ ठीक है। तो मतलब यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। एग्जांपल क्या लिख सकता हूँ इसमें? तो कहीं किसी भी स्टेट का जैसे, जैसे केरला में क्या है कि मलयालम यूज करी जाती है। एक यूडाइस का है, ये लिख सकते हो आप। इसका एक डेटा है, ओवर 90% प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया इम्पार्टेड इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे हैं इफेक्टिवली, वो भी लोकल लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, मैनी इन मैनी स्टेट्स। ठीक है। 3 पॉइंट, चौथा बताएगा कोई? हम्म। रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब मैंने फेडरलिज्म में लिखा था, उसमें लिखा था, मतलब मैंने ऑटोनॉमी तो को थोड़ा प्रमोट एक वो किया। दे दो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी तो है ही। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड इंक्लूजन, आर्टिकल से याद है किसी को? आर्टिकल 2930। नहीं नहीं। थ्री फोर्टी लैंग्वेज। थ्री अच्छा। हाँ, गुड गुड गुड, आर्टिकल 343, गुड। 343 से 351 तक, जो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। ठीक है। तो उसमें तो आर्टिकल 29 भी तो आएगा, उसमें भी तो बोलते हैं। हाँ, उसमें लैंग्वेजेस, लेकिन वो माइनॉरिटीज वाला हो गया ना। उसमें आर्टिकल 29 में तो मतलब ऑल माइनॉरिटीज है, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी आ गई इसमें। ठीक है, वो भी कर लेना, लेकिन ये जो इसमें है ही ना, ये 43 वाला, प्रोवाइडेड सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। वो भी आ जाएगा 350 ए और बी, इसमें प्रमोशन हाँ, ऑफ मतलब पूरा थ्री प्राइमरी फोर्टी थ्री एजुकेशन। से लेके 351 तक। ठीक है। ठीक है। फिर एट शेड्यूल। एट शेड्यूल में एक्सपेंड हुआ 14 लैंग्वेजेस से 22 में। तो इसने क्या किया, गेव लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ए सेंस ऑफ डिग्निटी। ठीक है। एंड बिलोंगिंग विद इन ए इंडियन यूनियन। एक आप लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो कि जो रीजनल लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज पॉलिटिक्स है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हमेशा रही। लिंग्विस्टिक पार्टीज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस रेदर देन आर्म्ड मूवमेंट। ओके। हमेशा हर उसमें जो सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, इसका आप ये लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? यस सर। जैसे द्रविडियन है, वहां पे वो, या मराठी लैंग्वेज पे, मराठी लैंग्वेज पे एक पार्टी मतलब जो वो चीज की बात करें, तो एक डिफरेंट इतनी लैंग्वेजेज है, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं आर्म्ड स्ट्रगल की जगह। वो हो सकता है तो सेशनिस्ट बन सकते थे, बट वो, इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट लिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किया, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया। तो जो रीजनल लैंग्वेज पॉलिटिक्स है, ये हमेशा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रही। और लिंग्विस्टिक पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस रेदर देन आर्म्ड स्ट्रगल्स, बोल सकते हो आप। तो अब इसका एक एग्जांपल आप बता सकते हो कि इंडिया क्या है। इंडिया इवन मोर डाइवर्स लैंग्वेजेस है पूरे यूरोप से। मतलब अगर 40 नेशन स्टेट देखें हम पूरे यूरोप के पास, तो इंडिया हैज रिमेन्ड लिंग्विस्टिकली यूनाइटेड डिस्पाइट हैविंग मोर डाइवर्स देन यूरोप, विच हैज ओवर 40 नेशन स्टेट। ओके। इसके कोई लिमिटेशंस बताएगा? हम्म।
ये लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे हैं, जैसे हमने अभी बेंगलुरु में देखा था। लैंग्वेज बेस्ड रीजनलिज्म ट्राई करना है। रीजनलिज्म एग्जाम्पल जो एंटी हिंदी एगिटेशंस हुए बेंगलोर में या तमिलनाडु में जो है। ओके, अगला। बे कुछ कर, रेजिस्टेंस। सॉरी, आप ले जाए। कुछ और मतलब कुछ थोड़ा करंट का देखो, क्या किस चीज पे ज्यादा डिबेट हो रहा है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे हाँ डिबेट चल। वही कि रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट अदर लैंग्वेजेस। सेंटर स्टेट टेंशंस ओवर लैंग्वेज पॉलिसीज, और कुछ जो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं या नॉन शेड्यूल्ड, तो उनका मार्जिनलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है अभी भी। ठीक है, हम्म। मार्जिनलाइजेशन ऑफ नॉन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस। हाउएवर, ये चैलेंज कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? लार्जली थ्रू डिबेट, डायलॉग या फेडरल अकोमोडेशन, नॉट कोहेजन। अब इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम? हम्म, बताओ। प्रिया, कुछ भी बोलो लेकिन बोल लो बस। जैसे कि दो इंडिया हैज अ वेरी डाइवर्स सॉरी दो इंडिया हैव वेरी large linguistic diversity, हम्म having regional disputes or disparities, but it has greatly contributed in national unity as a medium of क्या कह सकते हैं, communication और preserving the culture. ठीक है, लेकिन आपको कोई गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव पता है जो हमारा कल्चरल इंटीग्रेशन का भी पार्ट है, लैंग्वेजेस का भी पार्ट है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत से आप इसे कंक्लूड करो। Thus, linguistic diversity has strengthened Indian unity by promoting inclusion and democratic accommodation rather than uniformity. Initiatives like Ek Bharat, Shresh Bharat further deepen national integration through linguistic and cultural exchanges. ठीक है? Together, they inform the idea of India's unity on respect of diversity. ओके, ऐसे कंक्लूड हो सकता है। हाँ सुनिए। तो किसी को भी मतलब इस इसमें एक इसी फॉर्मेट में ट्राई करना इन चीजों को कवर करने का। ओके। ओके सर। अच्छा, मुझे लगा कोई चैट्स वगैरह तो नहीं है। और कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ? क्या चल क्या रहा है आप लोगों का, मतलब कहाँ तक हुआ है, मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है। कल के जो दिए थे वो टॉपिक्स तो कर लिए हैं। कल के नहीं, कल मैंने हाँ आज मैंने